अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर मॉर्फेमिक एनालिसिस से रिलेटेड है। मॉर्फेमिक एनालिसिस क्या है? जैसे कि आपको पता है, मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड एंड वर्ड फॉर्मेशन। मॉर्फोलॉजी जो है वो स्टडी है कि वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो मॉर्फेमिक एनालिसिस जो है वो एनालिसिस है या वो स्ट्रेटजी है जिसके ज़रिए से हम वर्ड्स के मीनिंग्स को और उनके स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं, डिटरमिन करते हैं कि कोई वर्ड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें क्या कौन सा उस वर्ड का कौन सा पार्ट जो है वो प्रीफिक्स है, कौन सा पार्ट जो है वो रूट है और कौन सा पार्ट जो है वो सफिक्स है। तो मॉर्फेमिक एनालिसिस is a strategy used to determine or infer the meanings of words by examining their meaningful parts। उनके meaningful parts यानी कि जो मॉर्फीम्स हैं हमारे पास, एक वर्ड के किसी भी वर्ड को उसके छोटे छोटे मॉर्फीम्स में डिवाइड करना मॉर्फेमिक एनालिसिस कहलाता है। अब इसका प्रोसेस क्या है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ईच पार्ट ऑफ द वर्ड। ये क्या करता है? मॉर्फेमिक एनालिसिस जो है वो वर्ड के हर पार्ट को अंडरस्टैंड करता है, नॉट जस्ट ओवरऑल मीनिंग, सिर्फ उसके ओवरऑल मीनिंग को नहीं, बल्कि वो ये भी देखता है कि इस एनालिसिस में हम ये भी देखते हैं कि एक वर्ड कितने छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है और उन पार्ट्स के मीनिंग्स क्या हैं। लर्निंग न्यू वर्ड्स बाय ब्रेकिंग देम डाउन। इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, जब हम वर्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं उनके छोटे पार्ट्स में, तो उन्हीं छोटे पार्ट से हम न्यू वर्ड्स भी बना सकते हैं या न्यू वर्ड्स को भी लर्न कर सकते हैं। हेल्प्स इन लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड हाउ मॉर्फीम्स कैन चेंज द वर्ड होल वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमें जो है ये मॉर्फेमिक एनालिसिस जो है हमारी मदद करता है कि हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को लर्न करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुराद क्या है कि ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, इसको लर्न करने में हमारी हेल्प करता है और हमें ये चीज़ दिखाता है कि किस तरह जो है मॉर्फीम्स पार्ट ऑफ स्पीच को किसी भी वर्ड के कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास आप देख लें कि एनालिसिस को अगर एनालिसिस स्ट्रक्चर हम जो है वर्ड स्ट्रक्चर के एनालिसिस को या मॉर्फेमिक एनालिसिस को अगर हम देखें तो अगर हम वर्ड सिंपैथी को देखें तो वर्ड सिंपैथी जो है वो 3 वर्ड से 3 मॉर्फीम्स से मिलकर बना है। फर्स्ट मॉर्फीम क्या है? सिम है और इसका ओरिजिन जो है वो क्या है? ये ग्रीक है। कि जब हमने किसी वर्ड का एनालिसिस करना है या मॉर्फेमिक एनालिसिस करना है तो हमने देखना है कि इसमें प्रीफिक्स कौन सा है, इसमें रूट वर्ड कौन सा है, इसमें सफिक्स कौन सा है, उनका ओरिजिन क्या है, वो किन किन ओरिजिन से जो है वो निकले हैं, कि उनका जो है वो पीछे उनकी हिस्ट्री क्या है और उनका मीनिंग क्या है और किस तरह के मीनिंग्स जो हैं वो ओवरऑल बनाकर एक न्यू वर्ड के मीनिंग को बना देते हैं। सिम जो है वो ग्रीक मॉर्फीम है, इसका मतलब है टुगेदर। उसके बाद है पैथ जो है ये हमारे पास जो है पैथ जो है ये क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया। पाथ जिसे हम कहते हैं, पाथ जो है वो एक रूट वर्ड हो गया और ये ग्रीक से निकला है और इसका मतलब है फीलिंग। और वाई जो है वो इंग्लिश से है और ये हमारी जो है वो स्टेट को जाहिर कर रहा है। तो हमारा वर्ड 3 यहाँ पर जो है एक प्रीफिक्स, एक स्टेम वर्ड और एक सफिक्स को मिलाकर एक वर्ड सिंपैथी बना है और इसका ओवरऑल मीनिंग क्या बन जाता है? द डेफिनेशन ऑफ सिंपैथी इज फीलिंग बैड फॉर समवन एल्स मिसफॉर्चून। यानी कि किसी की अगर मिसफॉर्चून है और किसी को अगर कोई बुरे हाल में है तो उसको देखकर जो हम फील करते हैं, जो बुरा महसूस करते हैं या उसके लिए हमदर्दी फील करते हैं, उसको हम सिंपैथी कहते हैं। लाइकवाइज द मॉर्फेमिक एनालिसिस ऑफ द वर्ड मोनार्की। अब हम वर्ड मोनार्की को अगर देखें इसका यहाँ पर इसका जो मोनार्की का जो स्पेलिंग है वो क्या है? MONARCHY, मोनार्की है। लेकिन ये 2 ग्रीक वर्ड्स मोनो और आर्की से मिलकर बना है। मोनार्की को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो मोनार्की को अगर हम देखें तो क्या है? ये ग्रीक वर्ड मोनो और ग्रीक वर्ड कह लें या फोनीम कह लें, ग्रीक फोनीम मॉर्फीम मोनो और ग्रीक मॉर्फीम आर्की से मिलकर बना है, जिसका मतलब है मोनो का मतलब है 1 और आर्की का मतलब है गवर्नमेंट।
ये हमारा जो है हमने क्या कर लिया है, असल में हमने इन दो वर्ड्स का मॉर्फेमिक एनालिसिस कर लिया है। वर्ड सिंपैथी और वर्ड मोनार्की का हमने क्या कर लिया है, मॉर्फेमिक एनालिसिस कर लिया है। तो यही क्या चीज़ कहलाती है, मॉर्फेमिक एनालिसिस कहलाती है। किसी भी वर्ड को स्ट्रक्चरली देखना, उसकी फॉर्मेशन को देखना, सिर्फ फॉर्मेशन नहीं बल्कि उसके मीनिंग को भी किस तरह से उसका मीनिंग जो है वो डेवलप हुआ है। द डेफिनेशन ऑफ मोनार्की इज द गवर्नमेंट रन बाय वन, गवर्नमेंट जो एक इंसान चला रहा हो, जैसे कि किंग की होती है या डिक्टेटर की होती है। गवर्नमेंट जो होती है वो क्या होती है, वो मोनार्की होती है। मॉर्फेमिक वर्ड पार्ट एनालिसिस, सॉरी डिक्टेटर की जो होती है उसमें डिक्टेटरशिप कहते हैं, और किंग की जो होती है उसमें से मोनार्की कहते हैं। टू बेसिक टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स होते हैं, आपको पता है, एक फ्री मॉर्फीम होता है और एक बाउंड मॉर्फीम होता है। फ्री मॉर्फीम का जो ओरिजिन है वो क्या हो सकता है, फ्री मॉर्फीम जो है वो कैन स्टैंड अलोन एज वर्ड्स, वो वर्ड्स के तौर पर जो है वो अलोन स्टैंड कर सकते हैं। और इसके जो है ये फ्री मॉर्फीम जो है उसकी ओरिजिन्स, दो ओरिजिन्स हो सकती हैं, या तो ये एंग्लो सेक्सन रूट वर्ड्स हो सकते हैं या फिर ये कंपाउंड वर्ड्स हो सकते हैं। और बाउंड मॉर्फीम जो हैं वो कैन नॉट स्टैंड अलोन एज वर्ड्स, वो वर्ड्स के तौर पर अलग से नहीं रह सकते। इसमें जो है वो प्रीफिक्सेस हो सकते हैं और सफिक्सेस हो सकते हैं, और उसके बाद इसमें ग्रीक रूट्स भी हो सकती हैं और लैटिन रूट्स भी हो सकती हैं। ये हमारे पास जो है वो एक चार्ट आ गया। मॉर्फेमिक एनालिसिस को डीपली हम मजीद देख लेते हैं। मॉर्फेमिक एनालिसिस is when a student comes across a new word and breaks it down into segments in order to assess the meaning of certain parts। हम क्या करते हैं, जब कोई स्टूडेंट जो है वो एक न्यू वर्ड को देखता है और उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देता है या तोड़ देता है, ताकि उसके सर्टेन पार्ट जो हैं उसकी मीनिंग को देखे और फिर जो वो गैस करे कि इस वर्ड की रीज़नेबल डेफिनेशन क्या होगी। Morphemic analysis is when a student comes across a new word and breaks it down into segments in order to assess the meaning of certain parts and thus comes to a more reasonable definition than just guessing. By analyzing a word structure using morphemes, it allows parts of the new word to be understood. इस तरह आप जो है उसके पार्ट्स को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसके जो उन पार्ट्स से मिलकर एक वर्ड बन रहा होता है उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी शुड बी लर्नड एज अ कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। कॉग्निटिव से क्या मुराद है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड, यानी कि हमें इसको समझना पड़ता है। इन ऑर्डर टू ब्रेक अ वर्ड डाउन इनटू मॉर्फीम्स, स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग 4 स्टेप्स। अब हमें जो है किसी भी वर्ड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मॉर्फीम्स में डिवाइड करने के लिए हमें जो है या किसी भी स्टूडेंट को कौन से प्रोसीजर देखने चाहिए, रिकग्नाइजिंग दैट ही डज नॉट नो द वर्ड। अब वो वर्ड देखे जिस वर्ड को तो वो जानता है या उसको पता है, उसका मीनिंग भी पता है, तो उसके मीनिंग को गैस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि कोई ऐसा वर्ड हम ले लें जिसका मीनिंग हमें पता नहीं है। एनालाइज द वर्ड फॉर रिकग्नाइजेबल मॉर्फीम। अब उसमें क्या करें, उस वर्ड में रिकग्नाइजेबल कौन से रिकग्नाइजेबल मॉर्फीम्स वो देख सकता है, उनको वो देखे, बोथ इन द रूट्स एंड सफिक्सेस, रूट्स में भी और सफिक्सेस में। अब वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाए कि इसमें अफिक्सेस या सफिक्सेस कौन से हो सकते हैं, प्रीफिक्स कौन से हो सकती हैं, रूट्स कौन से हो सकते हैं। थिंक ऑफ अ पॉसिबल मीनिंग बेस्ड अपॉन द पार्ट्स ऑफ द वर्ड। और जब उस वर्ड को उसके छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर ले तो उन मीनिंग्स के बेस पर वो उस वर्ड के मीनिंग को क्या करे, उसके बारे में सोचे। अभी जब वो सोच ले तो फिर वो क्या करे, चेक द मीनिंग ऑफ द वर्ड अगेंस्ट द कॉन्टेक्स्ट, और फिर वो उस वर्ड के मीनिंग को भी चेक करे, उसको देखे। एक्टिविटीज़ ऑफ हाईलाइटिंग मॉर्फीम्स फॉर फोनिक वोकैबुलरी एंड कम्प्रीहेंशन। अब ये जो मॉर्फीम्स को हाईलाइट करने की एक्टिविटी है ये किस लिए होती है, ये फोनिक्स के लिए होती है, वोकैबुलरी के लिए होती है और कम्प्रीहेंशन के लिए होती है। There are numerous ways to highlight morphemes for the purpose of phonics, vocabulary and comprehension activities and lessons. कौन कौन से वेज हैं? Highlighting the morphology of words is useful for explaining phonic patterns and spelling rules. हम जो है वो क्या करें, मॉर्फोलॉजी ऑफ वर्ड्स को हम हाईलाइट करें। वो उनको हाईलाइट करना जो है वो किस लिए यूज़फुल है, हम उनके फोनिक पैटर्न्स को एक्सप्लेन करने के काबिल हों और स्पेलिंग रूल्स को देखने के काबिल हों, एज वेल एज डिस्कवरिंग द मीनिंग्स ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स। और जो वो वर्ड्स जो अनफेमिलियर है, अचानक से हमारे सामने कोई अनफेमिलियर वर्ड आ जाता है तो हम उसका गेस कर सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ वर्ड्स आर लिंक्ड टुगेदर, हम ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं
कि वर्ड्स जो है या मॉर्फीम जो है वो किस तरह एक दूसरे से लिंक होते हैं और न्यू वर्ड्स बनाते हैं। हाईलाइटिंग एंड एनालाइजिंग मॉर्फीम्स इज़ आल्सो यूजफुल देयरफॉर प्रोवाइडिंग कंप्रीहेंशन स्ट्रैटेजीज। इसलिए भी यूजफुल है कि ये हमें कंप्रीहेंशन स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू एम्बीड morphological awareness into literacy activities can include, हमारे पास जो है sorting words by base root words, word families। हमने जो है वर्ड्स को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है, डिवाइड करना है कि कौन कौन से वर्ड जो हैं वो बेस या रूट वर्ड्स हैं, जो प्रीफिक्सेस हैं या सफिक्सेस हैं। सबसे पहले हम किसी भी वर्ड को प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को तो इजीली निकाल सकते हैं, और जब हम उनको प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को इजीली निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उनको रूट वर्ड्स का भी हमें पता चल जाएगा। वर्ड डिटेक्टिव, स्टूडेंट्स ब्रेक लॉन्गर वर्ड्स डाउन इनटू देयर प्रीफिक्सेस सफिक्सेस एंड बेस वर्ड्स। वही वाली बात है कि स्टूडेंट्स का क्या काम है कि वो जो है वो वर्ड को डिटेक्ट कैसे करना है उन्होंने, कि वो लॉन्गर वर्ड्स को प्रीफिक्सेस में, सफिक्सेस में और बेस वर्ड्स में डिवाइड करते हैं। फाइंड द मॉर्फीम्स इन मल्टी मॉर्फेमिक वर्ड्स। हाँ जी, अब वर्ड जो हैं वो मल्टी मॉर्फेमिक होते हैं। कुछ वर्ड्स दो मॉर्फीम्स से मिलकर बने होते हैं, कुछ वर्ड्स एक मॉर्फीम से मिलकर बना होता है, कुछ वर्ड जो हैं वो 3 मॉर्फीम से मिलकर बने होते हैं, कुछ वर्ड जो हैं वो 4 मॉर्फीम से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि बॉय, तो ये क्या है, ये 1 मॉर्फीम पर मुश्तमिल एक फ्री मॉर्फीम पर मुश्तमिल एक वर्ड है जो कि अपने आप में पूरा मीनिंग रखता है। उसके बाद मैं आपको कह देती हूँ बॉयश। बॉयश जो है वो क्या हो गया, बॉय क्या हुआ, रूट वर्ड हुआ, और उसके साथ ISH क्या लग गया, सफिक्स लग गया, और इसने क्या बना दिया, इसको बॉयश बना दिया और एक न्यू वर्ड बन गया, और उसकी जो है वो क्या बन गई, उसका मीनिंग भी चेंज हो गया। तो ये हमारे पास जो है इसी तरह अनप्रिडिक्टेबल। अब ये अनप्रिडिक्टेबल, अब यहाँ पर जो है इसमें ये मल्टी मॉर्फेमिक वर्ड है। डिससेटिस्फाइड, अनटॉपेबल, रिडिकुलसली, हाइड्रोफोबिक, मेटामॉर्फोसिस, ऑक्सीजनेट, फोर्टिफिकेशन, ये सारे वर्ड जो हैं वो क्या है, मल्टी मॉर्फेमिक है। वर्ड बिल्डर, स्टूडेंट्स आर गिवन बेस वर्ड्स एंड प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड सी हाउ मैनी वर्ड्स दे कैन बिल्ड। अब यहाँ पर जो है बहुत से ये कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में एक्टिविटी दी है कि मैंने ये वर्ड जो हैं वो दिए हैं, आप इनका एनालिसिस करें। इसी तरह आपको मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और रूट वर्ड्स भी दे जा सकते हैं, और आप उनसे जो है वो न्यू वर्ड्स भी बना सकते हैं, बना के देख सकते हैं कि वाकई वो सही हो रहे हैं, सही तरीके से बन रहे हैं या नहीं। तो वर्ड बिल्डर क्या होता है, स्टूडेंट्स आर गिवन बेस वर्ड्स। वर्ड बिल्डिंग में हमें जो है स्टूडेंट्स बेस वर्ड्स और प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देते हैं, और फिर उनके ज़रिए वो न्यू वर्ड्स बिल्ड करते हैं या बनाते हैं। प्रीफिक्सेस क्या है, अन, डी, प्री, री, को, कौन। बेस वर्ड्स क्या है, प्ले, हेल्प, फ्लेक्स, बेंड, ब्लू, सैड, सेट, ये सारे क्या हैं, बेस वर्ड्स हैं। और इसके साथ आप सफिक्सेस देखिए, फुल, ly, लेस, एबल, ईबल, ing, iun, y, ish, नेस, मेंट। इसी तरह से जैसे इंजॉय है तो इंजॉयमेंट, यहाँ इसमें जो है हमारे पास जो है वो इस तरह से मिलकर जो है वो वर्ड्स न्यू वर्ड जो है वो बन जाते हैं या बनाए जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वर्ड फॉर्मेशन में हम एक और चीज़ देखते हैं जिसे हम एटिमोलॉजी कहते हैं। एटिमोलॉजी से क्या मुराद है, द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड, कि कोई भी वर्ड जो है वो किस ओरिजिन से निकला है, उस वर्ड का ओरिजिन या उस वर्ड का माखिज़ क्या है। एटिमोलॉजी इन्वेस्टिगेशन, स्टूडेंट्स आर गिवन मल्टी मॉर्फेमिक वर्ड्स फ्रॉम टेक्स्ट they have been reading and are asked to decide the origins of the word। स्टूडेंट्स को जो है वो क्या दे दिया जाता है, वो टेक्स्ट से डिफरेंट जो है वो वर्ड्स दे दिए जाते हैं, जैसे कि वर्ड्स लाइक प्रोग्रेसिव, सर्कमस्पेक्ट, रेवोकेशन कैन बी एनालाइज्ड। इनको हम आराम से जो है स्टूडेंट्स जो है एनालाइज कर सकते हैं, एंड स्टूडेंट्स कैन फाइंड आउट द मॉर्फीम्स विद इन ईच वर्ड। और इस तरह से जो है स्टूडेंट जो है इनके हर वर्ड के दौरान अंदर जो है मॉर्फीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी एटिमोलॉजी देखते हैं, उनके मीनिंग्स देखते हैं और फिर उनका यूज़ देखते हैं।
जैसे कि अगर मैं आपको ये एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, वर्ड है अनरिलायबिलिटी। अनरिलायबिलिटी, इनएबिलिटी टू बी रिलाइड अपॉन और ट्रस्टेड। किसी चीज़ को एक काबिल ना होना कि उस पर जो है रिलाई किया जा सके, या उस किसी चीज़ का काबिल इस काबिल ना होना कि उस पर ट्रस्ट किया जा सके, उस पर एतमाद किया जा सके। अब ये वर्ड जो है ये 4 मॉर्फीम्स से मिलकर बना है। कितने मॉर्फीम्स से? 4 मॉर्फीम्स से मिलकर बना है। अन जो है वो क्या है? एक अन जो है वो एक प्रीफिक्स है और इसका क्या मतलब है? नेगेटिव, नॉट। ठीक है। उसके बाद जो है वो रिलाई। रिलाई जो है वो क्या है? ये जो है ये एक बेस वर्ड है, डिपेंड ऑन विद फुल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। रिलाई का मतलब है ये एक बेस वर्ड है और इसका मतलब है कि किसी डिपेंड करना, किसी पर जो है वो फुल ट्रस्ट के साथ, फुल एतमाद के साथ, फुल जो है पूरे जो है वो एतमाद के साथ, भरोसे के साथ उस पर जो है वो डिपेंड करना या मुनसिर होना। उसके बाद जो है हमारा जो है हमारे पास सफिक्स है कैपेबल, एबल। हमारे पास सफिक्स है एबल, ये वर्ब और एडजेक्टिव। ये अगर वर्ब होगा वर्ड तो हम उसको क्या बना देगा? एडजेक्टिव बना देगा। ठीक है। जैसे कि वर्ड रिलाई है, ये एक वर्ब है और ये जब इसके साथ एबल लग जाएगा, रिलायबल, तो ये क्या बना देगा? उस वर्ब को एडजेक्टिव में चेंज कर देगा। उसके बाद जो है ITY भी जो है वो क्या है? एक सफिक्स है। अब ये सफिक्स जो है ये ऐसा सफिक्स है जो किसी भी एडजेक्टिव को किस में तब्दील कर देता है? नाउन में तब्दील कर देता है। तो अब हमारे पास जो है वो क्या बन गया? अन हमारे पास प्रीफिक्स है, बेस वर्ड हमारे पास रिलाई है जो कि एक वर्ब है, उसके साथ जब एबल लगा तो उसने उसको एडजेक्टिव बना दिया, और जब एडजेक्टिव इसके साथ हमने जब ITV लगाया या ITY लगाया तो ये एडजेक्टिव से क्या बन गया? ये एक नाउन बन गया। अब हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट अनरिलायबिलिटी है ये एक नाउन है। ये एक ऐसी कंडीशन जिस पे आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, और इसको जो है और ये शुरू इसका बेस वर्ड हमारा रिलाया आ गया, और ये जब इसके साथ एबल लगा तो एबल जो है वो एक ऐसा सफिक्स है जो किसी भी वर्ब को एडजेक्टिव में तब्दील कर देता है। इसी तरह ITY जो है वो एक ऐसा सफिक्स है जो किसी भी एडजेक्टिव को नाउन में तब्दील कर देता है। तो हमारे पास जो है जब एंड पे ITV लग गया तो हमारे पास जो एडजेक्टिव बना था रिलाय से, वर्ब रिलाय से जो एडजेक्टिव बना था, अब हम यहाँ पे रिलायबिलिटी भी कह सकते हैं, और जब हम उसके साथ अन लगा देंगे तो एन का मतलब है नॉट, तो ये वर्ड क्या बन जाएगा? अनरिलायबिलिटी, यानी कि एक नाउन बन जाएगा। अब हम इसको अगर हम इसी वर्ड को देखें तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको अनरिलायबल भी कर सकते हैं, एबल भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ वर्ड्स में क्या आ जाती हैं? मुख्तलिफ किस्म की डिप्लीशंस आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने जो है रिलायबल में हमने वाई हटा के आई लगा दिया। ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है रिलायबल, अनरिलायबल भी कर सकते हैं, रिलायबल भी कर सकते हैं, रिलायबिलिटी भी कर सकते हैं, और अनरिलायबिलिटी तो पहले ही आपको दिया गया है। अब यहाँ पर देखें, अनरिलायबल ये भी क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है। वो किसी की वो क्वालिटी कि उस पर भरोसा, अनरिलायबल भरोसा करने के काबिल ना होना, और रिलायबल भरोसा करने के काबिल होना। रिलायबिलिटी भरोसा करने की जो कंडीशन है, जो एक रिलायबिलिटी है, एबिलिटी है, तो वो हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास एक एंड प्रोडक्ट हमारे पास नाउन आ गया। तो ये हमारा जो है इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं? हम डिफरेंट वर्ड्स का मॉर्फेमिक एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि इस मॉर्फेमिक एनालिसिस से हमारे पास हमें इसका फ़ायदा क्या है, हमारा इसको करने का मकसद क्या है, या हमें या किस किस तरीके से ये यूज़फुल हमारे लिए साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पर मसलन सबसे पहले ये इनकरेजिंग एकेडमिक लैंग्वेज मास्टरी। सबसे पहले तो ये प्रोसेस जो है वो हमारी लैंग्वेज मास्टरी को इनकरेज करता है। दिस स्ट्रेटजी वुड बी ग्रेट टू यूज़ इन द साइंस कंटेंट एरिया एज सम न्यू एंड ओल्ड साउंडिंग वर्ड्स ऑफन हैव पार्ट्स टू इट दैट आर पार्ट ऑफ एन ओल्डर वोकैबुलरी।
हमारे पास जो है ये क्या होगा, ये हमारे जो है साइंस कंटेंट में हमारे साइंटिफिक एरिया में, जिससे हम पुराने वर्ड से न्यू वर्ड्स बना रहे होते हैं और न्यू वर्ड्स में हम ओल्डर वोकैबुलरी को हम जो है वो उसको भी साथ साथ रख रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने जो है या ओल्ड वर्ड जो है वो न्यू वर्ड्स में चेंज हो जाते हैं। उस सिलसिले में हमारी ये क्या करता है, ये हमारी बहुत मदद करता है, ये हेल्पफुल होता है। यूजिंग दिस नो मार्फीम स्टूडेंट्स हैव यूजिंग दिस नॉन मार्फीम इन ये जो जानने वाले जिनको हम जानते हैं ऐसे मार्फीम्स को स्टूडेंट्स हैव अ पावरफुल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड और कनेक्टिंग इट टू द करेक्ट टाइप ऑफ टॉपिक। इस तरह से जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो किसी भी वर्ड का मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको टॉपिक के मुताबिक अच्छी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, या उसको अपने किस कंटेक्स्ट में वो वर्ड यूज़ होता है वो देख के वो अच्छी अपनी राइटिंग में उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वर्ड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन सफिक्सेस प्रीफिक्सेस, और इनको जो है वर्ड्स को जो है सफिक्सेस प्रीफिक्सेस में ब्रेक डाउन किया जा सकता है, विच मे हैव इंडिपेंडेंट मीनिंग्स व्हेन यूज्ड ऑन देयर ओन। और क्योंकि ये सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस मोस्टली सफिक्सेस प्रीफिक्सेस अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग भी रखते हैं। दिस वर्क्स पर्टिकुलरली वेल विल कंपाउंड वर्ड्स, ये खास तौर पे कंपाउंड वर्ड्स के तौर पर जो है वो बनता है। कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं, वो वर्ड्स जिसमें हम फ्री मार्फीम्स को मिलाकर एक नया वर्ड्स बनाते हैं, जिसमें हम फ्री मार्फीम को मिलाकर नए वर्ड्स बनाते हैं। अगर हम उन मार्फीम को अलग भी करें तो वो मार्फीम अपने अलग अलग फॉर्म में भी मीनिंग कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट वर्ड होंगे। एंड वर्ड्स विद रिकग्नाइजेबल अफिक्सेस विच आर क्वाइट प्रिवेलेंट इन साइंस। साइंस से मुराद ये है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स, जो है वो क्या है आपको पता है, एक साइंटिफिक स्टडी है। तो लिंग्विस्टिक्स जो है, लिटरेचर जो है वो साइंटिफिक स्टडी नहीं है, लेकिन लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है। Content area example. An example of this working in science would be to use with words such as electronegative. इस तरह की वर्ड यूज़ करना, जैसे कि एक वर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव। स्टूडेंट में ऑलरेडी रिकग्नाइज दैट electro refers to electron and negative which we associate with electrons since they are negatively charged. Also words such ribose and deoxyribose. Ribose is a sugar which may be new to the student, but D, which refers to as without, and oxy, which can be related to oxygen, means that a student may well be able to conclude that deoxyribose is simply ribose but with less oxygen. तो deoxyribose का मतलब क्या हुआ कि ऐसा राइबोस जो कि कम ऑक्सीजन के साथ मौजूद हो। डी का मतलब है इसे जिससे ख़त्म कर देना, निकाल देना, ठीक है। डी का मतलब रेफर्स टू एज विदाउट, इस चीज़ के बगैर। This type of morphemic analysis allows new vocabulary to be broken down to known and unknown parts, which is great tool for any student, no matter what their background is. यहाँ पर जो है कोई इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका क्या बैकग्राउंड है। हमें जो है वो नॉन वर्ड्स को अननोन पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, अननोन पार्ट से नॉन वर्ड्स भी बना सकते हैं। अडेप्टेशन सजेशन, इसके अडेप्टेशन क्या है, इनको अडॉप्ट कैसे किया जाता है। दिस स्ट्रेटजी कुड बी अडॉप्टेड टू यूज इन ELA वेयर मैनी वर्ड्स हैव रेगुलरली अकरिंग अफिक्सेस व्हिच आर नोन अटैच्ड टू वर्ड्स दे मे आल्सो बी नोन। अब बहुत से वर्ड जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि हमें पता होता है कि इनका मतलब ये है, या उनके मतलब का हमें जो है वो बहुत ज़्यादा वो रेगुलरली अकर हो रहे होते हैं और हम उनसे बहुत ज़्यादा बखूबी वाकिफ़ होते हैं। तो वो जो है उन वर्ड से अटैच हो जाते हैं, जो जिनको हमने जो है जिन वर्ड से वो अटैच हो जाते हैं उनको भी हम जान जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिसेंसिटाइज। अब डिसेंसिटाइज जो है डी को अगर हम हटा दें तो सेंसिटाइज, आपको पता है कि अगर इसके वर्ड से के बोलने से पता चल रहा है कि पहला वर्ड तो डी का मतलब हो गया अननोन, और सेंटिसाइज का मतलब है सेंसेस से रिलेटेड। इफ स्टूडेंट्स कैन ब्रेक दिस डाउन टू डी एंड सेंसिटाइज, इन कैन बी अज्यूम दैट द वर्ड मीन्स समथिंग अलोंग द लाइन्स ऑफ विदाउट सेंसिटिविटी, ऐसी चीज़ जो कि जिसमें सेंसिटिविटी ना पाई जाती हो। In this way, many words in the English language and likely many others can have their meaning established with the simple use of morphemic analysis. इस तरह हम morphemic analysis को यूज़ करके हम बहुत से वर्ड जो हैं उनको जान सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी फॉर्मेशन को, उनकी रूट्स को
बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। आज का हमारा इतना ही लेक्चर है। इंशाल्लाह कल हम मज़ीद जो है मॉर्फीम्स से रिलेटेड, मॉर्फेमिक एनालिसिस से रिलेटेड, टोटली ओवरऑल मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड जो है वो एक कम्प्रिहेंसिव सा लेक्चर लेंगे, और फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जो है मॉर्फोलॉजी को ख़त्म करके सिंटैक्स पे आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपके असाइनमेंट्स मुझे टाइम पे मिल जानी चाहिए। इस चीज़ को मलूद खाते रखें और सारे लेक्चर जो हैं वो साथ ही अपने कंप्लीट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।